हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ऑल गुड, ऑल वेल। हमारे 2019 के एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मैं आज यहां पे आपके सामने आया हूं रिवीजन क्लासेस लेके। अब हम लोग आज यहां पे पहली रिवीजन क्लास अपनी कर रहे हैं एंड दिस टाइम व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम लोग सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को यूज करके अपनी रिवीजन करेंगे। सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल थॉरली हम लोग करेंगे और साथ साथ में उसके अंदर जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स हैं, वो सब कुछ करेंगे। एमसीक्यूज गिवन है, उन सारे एमसीक्यूज को भी हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं, पहले चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। ऐसे आने वाले सारे वीडियोस के अंदर मैं छोटे छोटे टॉपिक्स आपको करवाता रहूंगा एंड आपके एग्जाम से पहले पूरा इनकम टैक्स, पूरा जीएसटी का रिवीजन कंप्लीट करवा दूंगा। आइए मेरे बेटा स्टार्ट करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड पे सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है। ये सी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट मटेरियल रेलेवेंट है फॉर जून 2019 एंड देन दिसंबर 2019 एग्जामिनेशन। मैंने कहा जून 2019, मेरे बेटा याद रखिएगा इलेक्शंस की वजह से मई का एग्जाम पोस्टपोन होके जून में हो रहा है। सभी स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा एडवांटेज सी इंस्टीट्यूट की तरफ से मिला है, सरकार की तरफ से मिला है। इसे अच्छे से अच्छे यूज कीजिएगा। आपका जो सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसको अपने सामने रखिए। आप सबके पास मटेरियल है, आप उसको निकाल लीजिए और उस मटेरियल में से सारी चीजें हम लोग फटाफट डिस्कस करते हुए चलते हैं। क्या हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है? अगर पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, मैं आपको सारी चीजें करवा दूंगा। जो पहला चैप्टर है हमारे पास बेसिक कंसेप्ट्स का, इस बेसिक कंसेप्ट्स के इस चैप्टर के अंदर पहला इन्होंने दिया हुआ है लर्निंग आउटकम्स, जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है। फिर उन्होंने एक पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया हुआ है फ्लो चार्ट में, अगेन दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद इन्होंने बहुत बेसिक सी कुछ बातें दी हुई है, जैसे टैक्स क्या होता है। टैक्स क्या है, उन्होंने बेसिकली ये लिखा है कि टैक्स एक फीस है, जिससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। भाई टैक्स फीस नहीं है, टैक्स इज नॉट अ फीस। बट देन चलो कोई बात नहीं, इज्जत दिखाते हुए इसी इंस्टीट्यूट को प्रणाम कर देते हैं कि टैक्स एक फीस है। मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि टैक्स फीस क्यों नहीं है। फीस तब होता है जब हम किसी एक चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका बेनिफिट डायरेक्टली उससे रिलेटेड बेनिफिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं जाता हूं आरओसी में और मैंने आरओसी में जाके 20,000 रुपए का पैसा दिया, जिसकी वजह से वो मेरी कंपनी फॉर्मेशन कर रहे हैं। नाउ ये जो 20,000 रुपए मैंने दिया, इससे रिलेटेड डायरेक्ट बेनिफिट को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं और बेनिफिट है कि मेरी कंपनी फॉर्मेशन हो रही है। तो 20,000 रुपए का जो पैसा मैंने दिया दैट बिकम्स फीस मेरे बेटा। लेकिन टैक्स में ऐसा नहीं होता। मैंने सरकार को टैक्स दिया 3 लाख रुपए का पूरे साल का, तो उस 3 लाख रुपए से मेरे को डायरेक्ट बेनिफिट कौन सा मिला यह आइडेंटिफाई थोड़ी ना हो सकता है। मेरे घर के बाहर की सड़क उस 3 लाख रुपए से बनी, क्या मैं ये कह सकता हूं? नहीं। मेरे 3 लाख रुपए से क्या एक फ्लाईओवर बना, क्या मैं ये कह सकता हूं? नहीं। तो डायरेक्ट बेनिफिट को मैं रिलेट नहीं कर सकता हूं अपने पैसे के साथ, इस वजह से वो फीस नहीं है। बट देन ऑल सेड एंड डन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आरसी इंस्टीट्यूट, इन्होंने कहा टैक्स एक फीस है। मान लेते हैं टैक्स एक फीस है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है प्रोडक्ट के ऊपर, इनकम के ऊपर या फिर किसी एक्टिविटी के ऊपर। इसके बाद इन्होंने बताया कि टैक्सेस 2 प्रकार के हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत आसानी से इसको हम लोग दोबारा से एक बार समझ सकते हैं। याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो किसी इनकम के ऊपर या वेल्थ के ऊपर चार्ज किए जाते हैं और साथ साथ में वो बर्डन ऑफ द टैक्स हम किसी दूसरे के ऊपर पास ऑन नहीं कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो गुड्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर चार्ज किया जाता है और जिसका बर्डन हम अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन कर देते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल द कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इन्होंने यहां पे डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताया। डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स होता है, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम्स और एसेट्स के ऊपर डिस्क्लोज एसेट टैक्स होता है, वो इन्होंने डिस्कस किया। इनडायरेक्ट टैक्सेस में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बताया, कस्टम ड्यूटी के बारे में बताया। मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी कि भाई इनकम और वेल्थ के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो इनकम टैक्स,
जो गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगेगा वो डेफिनेटली इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं? टैक्सेस इस वजह से लगाए जाते हैं ताकि सरकार अपने खर्चे पूरे कर सके, जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड पाकिस्तान को डराने के लिए बम बनाना है तो उसका खर्चा, एजुकेशन का खर्चा, हेल्थ का खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रोड्स एंड डैम्स बनाने हैं, उसके लिए। अगेन नॉट रेलेवेंट, आपके एग्जाम में ऐसा कुछ पूछेगा एग्जामिनर, चांसेस मेरे को बहुत बहुत कम लगते हैं। पावर टू लेवी टैक्सेस, ये बड़ा जरूरी है कि सरकार के पास टैक्स लगाने की पावर कहां से आती है। इन्होंने आर्टिकल नंबर 246 के बारे में बात करी है। याद रखिएगा आर्टिकल 246 के अंदर शेड्यूल नंबर 7 के अंदर 3 लिस्ट गिवन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इन्होंने उसके बारे में जिक्र किया है। साथ साथ में इनको यहां पे एक छोटा सा काम और करना चाहिए था, आर्टिकल 246A मेंशन कर देते जीएसटी से रिलेटेड तो और अच्छा हो जाता, बट देन इन्होंने आर्टिकल 246A को डिटेल डिस्कस किया हुआ है जीएसटी के स्टडी मटेरियल में, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 246 का 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट गिवन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तीनों लिस्ट में क्या होता है? यूनियन लिस्ट के अंदर वो पावर्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर सकती है। मैं ऐसे बोलता हूं यूनियन लिस्ट के अंदर वो मैटर्स, वो मुद्दे गिवन है जिसके ऊपर कानून बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या फिर पार्लियामेंट के पास है। जैसे कि डिफेंस की बात कर रहे हैं, देश का डिफेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज करना है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। साथ साथ में स्टेट लिस्ट, जो यूनियन जो लिस्ट नंबर 2 है, उसके अंदर पावर दी जाती है उन मुद्दों के ऊपर टैक्स, उन मुद्दों के ऊपर कानून बनाने की पावर दी जाती है स्टेट लेजिस्लेचर को। जैसे कि पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे मुद्दे यूनियन लिस्ट में मेंशन ना होकर स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन होते हैं। लिस्ट 3 के अंदर दिया जाता है कॉन्करेंट लिस्ट, इसका नाम है, इसके अंदर वो मुद्दे दिए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यूनियन लिस्ट के अंदर वो मुद्दे जिसके ऊपर कानून पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लिस्ट के अंदर वो मुद्दे जिसके ऊपर कानून स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, और साथ साथ में मेरे बेटा याद रखिएगा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो मुद्दे होते हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं लेकिन स्टेट के कंट्रोल में रहते हैं। नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं लेकिन स्टेट के कंट्रोल में रहते हैं, उनको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर रखा जाता है। एक बड़ा सिंपल सा मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए असम गवर्नमेंट ये विचार बना ले कि साहब असम के हम सारे जंगल काट देंगे, ठीक है, असम गवर्नमेंट के पास पावर है, असम गवर्नमेंट सारे जंगल को काट सकती है, सारे पेड़ काट सकती है, लेकिन क्या इसकी वजह से हमारी नेशनल जियोग्राफिकल के ऊपर फर्क पड़ेगा? क्या इकोनॉमिकल पोजीशंस के ऊपर और जो ज्योग्राफिकल पोजीशंस है क्या उसके ऊपर इसका फर्क पड़ेगा? आंसर इज यस। तो नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, इस वजह से कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया, और ऐसे सिचुएशन में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका, बड़ा सिंपल सा, एजुकेशन अगेन एक एरिया ऐसा है जिसके ऊपर कानून स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों बना सकते हैं। ऐसे फॉरेस्ट कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल्स जो मैंने भी आपको दिया असम का, और एजुकेशन कैन बी द अनदर एग्जांपल, एंड हेंसफोर्थ ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मैं दोबारा बोल रहा हूं, नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर है लेकिन स्टेट उनके ऊपर कानून बना सकता है, उनके बारे में बात करें। एजुकेशन की बात एक बार दोबारा कर देता हूं, आपने देखा होगा वी हैव अ सेंट्रल बोर्ड विच इज कॉल्ड एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई। देन स्टेट के अंदर, हर स्टेट के अंदर अपने अलग अलग बोर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास है बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड। तो उस एजुकेशन में स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है और साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल चलता रहता है, और ऐसे मैटर्स, ऐसे मुद्दे दिए जाते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। इनकम टैक्स से रिलेटेड बात करते हैं। इनकम टैक्स से रिलेटेड एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है, दैट मींस इसके ऊपर कानून पार्लियामेंट बना सकता है। पार्लियामेंट जब ये कानून बनाएगा तो कैसे बनाएगा? ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात, पार्लियामेंट ने बनाया इनकम टैक्स एक्ट, पार्लियामेंट ने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट तो एग्जीक्यूट करती है, बनाने वाली पावर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बनाया इनकम टैक्स एक्ट।
इनकम टैक्स को एक्ट को हर साल चेंज किया जाता है, हर साल उसमें तब्दीलियां लाई जाती हैं, अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं, जिसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हर साल फाइनेंस एक्ट प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट जब उसको अप्रूवल देता है, फाइनेंस बिल को अप्रूवल देता है, वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है और फिर नोटिफिकेशन जारी करके फाइनेंस एक्ट के प्रोविजंस को इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मर्ज कर दिया जाता है। इनकम टैक्स रूल्स, हमारे पास इनकम टैक्स रूल्स है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रूल्स बनाता है, सपोर्ट करता है एक्ट को। ध्यान देना मेरे बेटा, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स एसेट्स के लिए हमारे पास सेक्शन नंबर 32 है जो इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है। साथ साथ में डेप्रिसिएशन के रेट्स क्या होंगे, कंप्यूटर के ऊपर 40% लगेगा, बिल्डिंग रेसिडेंशियल है तो 5% लगेगा, नॉन रेसिडेंशियल है 10% लगेगा। यह बात इनकम टैक्स रूल्स में रूल नंबर 5 के अंदर यह बात लिखी गई है। तो रूल्स हमेशा सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बनाएगा जो कि सपोर्ट करेगा इनकम टैक्स एक्ट को। इसके साथ साथ में हमारे पास बहुत सारे सर्कुलर्स होते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस होते हैं। मैं आपको सर्कुलर्स की एक बात बता देता हूं, बड़ी सिंपल सी। सैलरी का चैप्टर याद करें, सैलरी का चैप्टर रिकॉल करें। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई इंप्लॉई एम्प्लॉयर के एकोमोडेशन को यूज कर रहा है, एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, लेकिन एकोमोडेशन एम्प्लॉय यूज कर रहा है एज रेंट फ्री एकोमोडेशन, और अगर उसके साथ में गार्डनर मालिक की फैसिलिटी भी मिली है तो मालिक की फैसिलिटी को टैक्सेबल नहीं करेंगे। यह बात सर्कुलर नंबर 122 में कही गई है जो कि इशू किया गया था वे बैक इन 1973। एग्जैक्ट डेट बता देता हूं, 19 अक्टूबर 1973 का सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 122, जिसके अंदर यह बात कही गई है। सर्कुलर से रिलेटेड एक चीज और बता रहा हूं, circulars are never binding on the SSC, they are binding on the assessing officers, लेकिन हाँ SSC उन सर्कुलर्स को यूज करके अपने बेनिफिट के लिए काम कर सकता है। जैसे गार्डनर टैक्सेबल नहीं होगा अगर एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का ओन्ड एकोमोडेशन है, तो ये सर्कुलर नंबर 122। इसके बाद हमारे पास कोर्ट्स के लीगल डिसीजंस हैं। कोर्ट के लीगल डिसीजन की बात करता हूं यहां पे। याद करो ग्रेच्युटी का टॉपिक जो हम लोगों ने सैलरी में किया, ग्रेच्युटी का टॉपिक में हम लोग करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलेगी तो क्या होगा, ग्रेच्युटी एक्ट में कोई कवर्ड है तो क्या होगा, ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो क्या होगा। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो हम उसकी एवरेज सैलरी कैलकुलेट करते हैं। एवरेज सैलरी कैलकुलेट करते समय हम लोग वहां पे कंसिडर करते हैं बेसिक सैलरी, डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स और कमीशन। कमीशन कौन सी, कमीशन जो उसके टर्नओवर के बेसिस के ऊपर परसेंटेज के हिसाब से मिल रही है। आपने इसके अलावा और कोई कमीशन कंसिडर नहीं करनी। यह बात सुप्रीम कोर्ट के केस में लिखी गई। केस का नाम है जेस टेटनर्स डुप्लीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड। जेस टेटनर्स डुप्लीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड में यह बात कही गई कि साहब आपने सिर्फ कंसिडर करनी है वो कमीशन जो परसेंटेज बेसिस ऑफ टर्नओवर या सेल्स पे मिल रही है। तो हमारे लिए केसेस भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कानून को समझने के लिए। लेकिन हां, यहां पे एक बात बता देता हूं, केसेस के नाम आपको याद नहीं करने हैं इस इंटरमीडिएट लेवल पे। भगवान करे आप बहुत जल्दी फाइनल में पहुंचे, फाइनल में जाके हम लोग ये सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। इसके बाद सी इंस्टीट्यूट ने यहां पे इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड कुछ बातें दी हैं। इन्होंने कहा कि साहब इनकम टैक्स एक्ट है तो 61 का, लेकिन ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 1962 से। तो इन दोनों बातों को रिकंसाइल कैसे करें कि साहब ये एक्ट तो है 61 का लेकिन लागू होगा 1 अप्रैल 1962 से। मेरे बेटा याद रखिएगा 1 अप्रैल 1962 का मतलब है असेसमेंट ईयर 1962-63, दैट मींस प्रीवियस ईयर 1961-1962। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है, नोटिफिकेशन 61 में आया था और ये कानून एप्लीकेबल होगा प्रीवियस ईयर 61-62, दैट मींस असेसमेंट ईयर 62-63 से। इसके अंदर टोटल 298 सेक्शंस हैं,
और इसके अंदर 14 शेड्यूल्स हैं। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इन्होंने कहा कि साहब इसके अंदर सब सेक्शन होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, सब क्लॉजेस होते हैं, लेकिन सी इंस्टीट्यूट ने यहां पे ये नहीं बताया कि हम लोग क्लॉज वर्ड कब यूज करेंगे और सेक्शन वर्ड कब यूज करेंगे। मेरे बच्चे याद रखिएगा, क्लॉज वर्ड कब यूज होता है और सेक्शन या सब सेक्शन कब यूज होता है, उसका एक प्रॉपर तरीका है आइडेंटिफाई करने का। मान लीजिए सेक्शन के अंदर सेक्शन के अंदर सब सेक्शन है 1 2 3, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन है 1 2 3। ध्यान देना, अगर ये तीनों सब सेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो आप उसको बोलोगे ये सब सेक्शन है। लेकिन सेक्शन के अंदर 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तब आप बोलोगे कि ये क्लॉज है। जैसे डेफिनेशंस का सेक्शन होता है सेक्शन 2, डेफिनेशंस का सेक्शन है सेक्शन 2 और उसके अंदर बहुत सारे और पॉइंट्स दिए हुए हैं और कोई भी पॉइंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। जैसे सेक्शन 2 क्लॉज 7 एसएससी की बात करता है, तो सेक्शन 2 9 बात करता है असेसमेंट ईयर की। तो एसएससी और असेसमेंट ईयर आपस में कहां रिलेटेड है, इस वजह से सेक्शन 2 के अंदर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्लॉज। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई सेक्शन के अंदर एक से बात, दूसरी बात, तीसरी बात सब एक दूसरे से रिलेटेड होती है, तब हम लोग यूज करते हैं एज सब सेक्शन, और अगर वो रिलेटेड नहीं है तो हम लोग यूज करते हैं एज क्लॉज। यही रिवीजन मैंने आपको यहां पे करवानी है। इन्होंने उसके बारे में यहां पे कुछ लिखा है, लेकिन जो भी इन्होंने यहां पे लिखा दिस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। इनको बताना चाहिए था कि सब सेक्शन कहां पे यूज होगा और क्लॉज कहां पे यूज होगा। चलिए, इसके बाद इन्होंने बताया प्रोविजंस और एक्सप्लेनेशंस क्या होते हैं। याद रखना, जो हमारा पिछला एग्जाम हुआ था नवंबर 18 का, नवंबर 18 के एग्जाम के अंदर ये पूछ चुके हैं एग्जाम के अंदर कि बताओ प्रोविजंस क्या होते हैं और एक्सप्लेनेशंस क्या होते हैं। मेरे बेटा याद रखिएगा, प्रोविजंस का मतलब होता है एक्सेप्शनल सिचुएशंस। याद करो सेक्शन नंबर 3 जहां पे प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन दी हुई है, सेक्शन नंबर 3 प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन के नीचे उसका एक्सेप्शन केस भी है कि अगर ड्यूरिंग द मिड ऑफ द ईयर अगर किसी ने अपनी नई इनकम कमाई है, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम है, कोई नया बिजनेस है, कोई नया प्रोफेशन है, तो उसका पहला प्रीवियस ईयर उस तारीख से स्टार्ट होगा जिस तारीख पे वो नया सोर्स ऑफ इनकम उसका स्टार्ट हुआ। ये एक्सेप्शनल केस है, ये प्रोविजो में दिया हुआ है। और इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशंस भी होती हैं। जैसे अगर हम लोग सेक्शन 80 जीजीबी, सेक्शन 80 जीजीसी की बात करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशंस की बात कर रहे हैं, वहां पे लिखा गया है कि अगर आपने डोनेशन कैश में दिया तो डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। तो वो अपने प्रोविजन को एक्सप्लेन किया गया, अपने प्रोविजन के जो कानून है उसको और अच्छे से समझाया गया। एक्सप्लेनेशंस इसको कहते हैं। प्रोविजो, प्रोविजो कई लोग इसे प्रोवाइजो प्रोनाउंस करते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। प्रोविजो या प्रोवाइजो हम लोग यूज करते हैं जहां पे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वहां पे। उसके बाद इन्होंने सी इंस्टीट्यूट ने यहां पे फाइनेंस एक्ट के बारे में बात करी है। यहां पे इन्होंने फाइनेंस एक्ट के बारे में बात करी है, जो कि अच्छी बात करी है। याद रखिएगा, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स रेट्स गिवन नहीं है। अगर हम लोग स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3 की बात करें, पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट 30% उसकी बात करें, फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट 40% उसकी बात करें, तो ये रेट्स कभी भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर गिवन नहीं होते। ये रेट्स हमेशा फाइनेंस एक्ट के अंदर गिवन होते हैं। फाइनेंस एक्ट हर साल पार्लियामेंट अप्रूव करता है, फाइनेंस मिनिस्टर उसे प्रेजेंट करता है बिल के तौर पे, पार्लियामेंट अप्रूव करता है, प्रेसिडेंट साहब अप्रूव करते हैं और वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। फाइनेंस एक्ट से रिलेटेड मैंने एक बहुत जबरदस्त वीडियो अपने YouTube के ऊपर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं उसको। साथ साथ में ध्यान देना, फाइनेंस एक्ट के अंदर हमेशा 3 पार्ट्स होते हैं, रादर मैं बोल दूं 4 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 के अंदर करंट असेसमेंट ईयर के रेट दिए होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें पार्ट ए, पार्ट 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2018, तो फाइनेंस एक्ट 2018 में यहां पर लिख देता हूं, मैं फाइनेंस एक्ट 2018 की अगर मैं बात करूं जो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, तो पार्ट ए के अंदर करंट असेसमेंट ईयर के प्रोविजंस दिए होंगे, टैक्स रेट्स दिए होंगे। दैट मींस असेसमेंट ईयर 18-19 के
टैक्स रेट दिए होंगे करंट ईयर के हमेशा। पार्ट टू के अंदर हमेशा बताया जाता है, पार्ट टू के अंदर हमेशा यह बताया जाता है कि करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जब टीडीएस करना है तो टीडीएस कौन से रेट पे करना है। मेरे बेटा याद रखिएगा, हम लोग फाइनेंशियल ईयर 18-19 दैट मींस प्रीवियस ईयर 18-19 की बात करते हैं, तो प्रीवियस ईयर 18-19 के अंदर टीडीएस कौन से रेट पे होगा वो हमेशा पार्ट 2 में लिखा जाएगा। अगर फाइनेंस एक्ट 18 है तो प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए मेंशन किया जाएगा कि टीडीएस के रेट्स क्या करने हैं। मेरे बेटा फिर से सुन लेना, पार्ट 1 के अंदर असेसमेंट ईयर 18-19 की बातें होंगी, प्रीवियस ईयर 18-19 नहीं होगा। पार्ट 2 के अंदर प्रीवियस ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर 18-19 के टीडीएस के रेट्स मेंशन किए जाएंगे। पार्ट 3 के अंदर बताया जाएगा कि एडवांस टैक्स कौन से रेट पे पे करना है। मेरे बेटा याद रखिएगा, एडवांस टैक्स कौन से रेट पे करना है और साथ साथ में सैलरी के ऊपर टीडीएस किस रेट पे कटेगा ये पार्ट 3 में लिखा जाएगा। और एक बात का हमेशा याद रखिएगा, जो इस साल का पार्ट 3 है वो अगले साल का पार्ट 1 बन जाएगा। अगर इस साल पार्ट 3 दैट मींस फाइनेंस एक्ट 2018 का पार्ट 3, तो फाइनेंस एक्ट 2019 में वो पार्ट 1 बन जाएगा। साथ साथ में पार्ट 4 में मेंशन किया जाता है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स के रूल्स क्या रहेंगे। याद करो, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट करते हैं, स्टेप 1 करते हैं, स्टेप 2 करते हैं, स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 1 पे एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर का टैक्स लगाते हैं, स्टेप 2 के ऊपर एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का टैक्स लगाते हैं, स्टेप 3 के ऊपर 1 में से 2 का अमाउंट लेस कर देते हैं। ऐसा करना है, ये पार्ट 4 ऑफ द फाइनेंस एक्ट में लिखा जाता है। इसके बाद इन्होंने यहां पे इनकम टैक्स रूल्स की बात करी है। याद रखिएगा, इनकम टैक्स रूल्स हमेशा सीबीडीटी बनाता है, जो मैं आपको बता चुका हूं, उनको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स रूल्स। रूल्स के अंदर सब रूल्स भी होते हैं और ये फाइनेंस एक्ट को या इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करते हैं। उदाहरण मैंने आपको दिया था, डेप्रिसिएशन का सेक्शन 32 इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन के रेट, डेप्रिसिएशन रेट रूल नंबर 5 के अंदर दिए हुए हैं इनकम टैक्स रूल्स के अंदर। मेरे बेटा इसके बाद आएंगे सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस। मैं अगेन आपको इसके बारे में बता चुका हूं। सर्कुलर्स, सर्कुलर नंबर 122 मैं दोबारा लिख देता हूं। सर्कुलर नंबर 122 डेटेड, इसकी डेट 19 अक्टूबर 1973, यह बताता है कि अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन के साथ साथ में अगर गार्डनर भी मिल रहा है तो गार्डनर की वैल्यू को टैक्सेबल नहीं करेंगे। शर्त याद रख लेना, शर्त रेंट फ्री एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का अपना होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर ने रेंट फ्री एकोमोडेशन किराए पे लेके दिया तो फिर गार्डनर की वैल्यू एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, गार्डनर की वैल्यू को टैक्सेबल करेंगे। सर्कुलर नंबर 122 में यह बात कही गई है। नोटिफिकेशंस है, जो फाइनेंस एक्ट बनता है उसको लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशंस इशू किए जाते हैं। केस लॉज है, मैंने आपको बताया, जेस्टेटर्स, डुप्लीकेटर्स, प्राइवेट लिमिटेड का केस लॉ, जहां पे कमीशन ग्रेचुइटी के अंदर इंक्लूड कौन कौन सी करेंगे उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लेवे ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लेवे किसके ऊपर होगा, इनकम टैक्स लेवे सभी पर्सन के ऊपर होगा। और लेवे कैसे करना है उसके लिए चार्जिंग सेक्शन इन्होंने दिया है, सेक्शन नंबर 4। ये चार्जिंग सेक्शन है पूरे के पूरे कानून का, चार्जिंग सेक्शन, दिस इज चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। पूरे इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 4। और सेक्शन नंबर 4 के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से हम लोगों ने टैक्स कैलकुलेशन करनी है। और फिर उसको इन्होंने और डिटेल में एक्सप्लेन किया, खींच तार के एक्सप्लेन किया, अननेसेसरी। ये कहते हैं कि भाई सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सेक्शन 6 के हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे और रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में इन्होंने कुछ बातें लिख दी। फिर इन्होंने कहा कि सभी इनकम्स को 5 हेड्स में क्लासिफाई कर देना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, ठीक बात है। उसके बाद इन्होंने कहा कि साहब सभी हेड्स की इनकम कैलकुलेट कर लेना, जहां पे एग्जम्पशन भी देंगे, डिडक्शन भी देंगे। नाउ मैं आपको कह रहा हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताइए एग्जम्पशंस और डिडक्शंस में क्या अंतर होता है।
ध्यान से सुनिएगा क्या अंतर होता है। जब कभी भी किसी इनकम को ग्रॉस इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता तो उसे बोलते हैं कि वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन एक बार आपने उसे ग्रॉस इनकम में इंक्लूड कर दिया, ग्रॉस इनकम में इंक्लूड करने के बाद जब आप उसे ग्रॉस इनकम से हटाओगे तो उसे बोलते हैं डिडक्शन। उदाहरण के तौर पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपए का एग्जम्पशन मिलता है पर चाइल्ड, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड का एग्जम्पशन मिलता है। इस वजह से ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करते समय हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में से 100 रुपए हटा देते हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करो, एंटरटेनमेंट अलाउंस का अमाउंट का एग्जम्पशन नहीं मिलता, हम पूरा का पूरा अमाउंट ऐड करते हैं जब ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के बाद हम उसे लेस करते हैं, ग्रॉस सैलरी में से लेस करते हैं। जो पैसा ग्रॉस इनकम में से लेस होता है उसे बोलते हैं डिडक्शन। डिडक्शंस हमेशा कंडीशनल होती हैं, कभी अनकंडीशनल नहीं होती हैं। लेकिन हां, स्टैट्यूटरी डिडक्शन सैलरी का वो इन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन वो अनकंडीशनल रखा है। मेरे बेटा साथ साथ में ध्यान रखिएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, वो भी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5,000 रुपए। सो ऐसी कुछ कंडीशंस जहां पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी इनकम ग्रॉस इनकम में इंक्लूड करने से पहले माफ कर दी जाए उसे बोलते हैं एग्जेम्पशन, और ऐसी कोई भी इनकम जिसे ग्रॉस इनकम में इंक्लूड करने के बाद माफ किया जाए उसे बोलते हैं डिडक्शन। तो मेरे बेटा ये सारी की सारी चीजें जरूर करके जाना। एग्जाम में इस बार ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद एग्जामिनर ये हमारा सी इंस्टीट्यूट कहता है कि क्लबिंग कर देना इनकम की, कर देंगे जी। लॉसेस का सेटअप कर देना, कर देंगे जी। उसके बाद वो कहता है जी जीटीआई कैलकुलेट करना, कर लेंगे जी। डिडक्शंस लेस कर देना, कर देंगे जी। ये बड़ी अच्छी चीज इन्होंने बताई कि साहब डिडक्शंस जो है वो 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं। डिडक्शंस मिलते हैं कुछ एक्सपेंसेस या कुछ पेमेंट्स की वजह से, कुछ एक्सपेंसेस या कुछ पेमेंट्स की वजह से जो डिडक्शंस मिलते हैं, जैसे है 80C, 80CCC, 80D में मेडिकल इंश्योरेंस, 80DD जहां पे फिजिकली हैंडीकैप की मेंटेनेंस के लिए, 80DD कोई बीमार है बीमारी के इलाज के लिए। तो जहां खर्चे हो रहे हैं, जहां पेमेंट्स हो रही हैं, खर्चे और पेमेंट्स के बेसिस के ऊपर जो डिडक्शन मिले उनको यहां पे क्लासिफाई किया गया। दूसरा, जहां पे हम कोई इनकम कमा रहे हैं, इनकम कमाने की वजह से हमें कोई डिडक्शन मिले, जैसे रॉयल्टी इनकम कमाते हैं 80RRB में डिडक्शन मिलता है। मेरे जैसे ऑथर जिनकी किताब आती है अक्रॉस इंडिया, वो किताब बिकती है, भारत पब्लिकेशन की किताब है, मेरे जैसे ऑथर्स को रॉयल्टी मिलती है तो 80QQB में डिडक्शन मिलेगा, इनकम के बेसिस के ऊपर डिडक्शन। साथ साथ में कुछ और इनकम्स जैसे 80TTA सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात कर रहा है, 80TTB इस साल नया सेक्शन आया फिक्स्ड डिपॉजिट्स और सेविंग्स अकाउंट सीनियर सिटीजन के बारे में बात कर रहा है, उसके ऊपर डिडक्शन। और इसके अलावा कुछ और डिडक्शंस जो कि सोशल बेनिफिट्स के लिए दिए जाते हैं, जैसे सेक्शन 80U का फिजिकली हैंडीकैप्ड या पर्सन विद डिसेबिलिटी का सेक्शन। तो डिडक्शंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए डिडक्शंस कितने प्रकार के या किस किस कैटेगरी के हो सकते हैं, तो इसको करके देगा, छोड़ेगा मत। फिर डिडक्शंस को लेस करने के बाद आपके पास टोटल इनकम आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। टोटल इनकम के बाद उन्होंने फिर जो ये सारा थ्योरी में दिया उसका इन्होंने यहां पे एक फ्लो चार्ट बना दिया है। देन टोटल इनकम निकालने के बाद आपने टैक्स रेट लगाना है। टैक्स रेट्स में स्लैब रेट्स भी होंगे, नॉमिनल रेट्स भी होंगे, और फिर रिबेट के बारे में ये बात कर रहे हैं। सेक्शन 87A का रिबेट मिलेगा, सेक्शन 87A का रिबेट मिलेगा इंडिविजुअल को जब उनकी इनकम 3.5 लाख रुपए के बराबर या 3.5 लाख से कम होगी, रिबेट मिलेगा 2500 रुपए का। ये सारी बातें लिखी हैं। सरचार्ज हर व्यक्ति के ऊपर चार्ज होगा। एवरी पर्सन विल बी लायबल टू पे सरचार्ज अगर उसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है। इंडिविजुअल का केस है, HUF EOP BOI का केस है,
या फिर बाकी केसेस में जैसे कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म के केसेस में 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम है तो उनको देना पड़ेगा सरचार्ज। सरचार्ज के साथ साथ में रिबेट के बाद एक और टैक्स है जिसको बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मेरे बेटा यहां पे ध्यान रखिएगा, सीए इंस्टीट्यूट ने सेस का मतलब नहीं बताया, बता देते तो अच्छा रहता। सेस क्या होता है? व्हाट इज सेस? जब कभी भी सरकार एक टैक्स चार्ज करे एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए और टैक्स का पैसा सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करे जिस पर्पस के लिए वो चार्ज किया गया, ऐसे टैक्स को हम लोग बोलते हैं सेस। जैसे कि एजुकेशन सेस होता था पहले, अब इन्होंने कर दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो इसका पैसा सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होगा, इसके अलावा और किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। फिर एग्जामिनर यहां पे हमारा सी इंस्टीट्यूट कह रहा है कि टैक्स लायबिलिटी के बाद एडवांस टैक्स और टीडीएस के प्रोविजन लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, ठीक बात है। उसके बाद एडवांस टैक्स और टीडीएस के बाद देखेंगे कि हमारा कितना टैक्स पेबल बनता है या कितना टैक्स हमारा रिफंड का बनता है। उसके बाद हम लोग अपनी रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करेंगे और ऐसा करके हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। इतना चीज रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करने तक का प्रोसीजर हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस का पार्ट है। और मेरे बेटा रिटर्न सबमिट करने के बाद उस रिटर्न की स्क्रूटनीज कैसे होती है, उस रिटर्न के साथ क्या क्या प्रोसेसिंग की जाती है, इनकम टैक्स रेट कैसे होती है, वो सारी की सारी बातें सीए फाइल में करेंगे। भगवान से मैं दुआ करूंगा कि आप सब बहुत जल्दी सीए फाइल में पहुंचे और वहां जाके ये सारी की सारी चीजें करें। मेरे बेटा पहले चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन में इन्होंने ये सब कुछ कवर किया है, मैंने लगभग आधे घंटे के अंदर ये सारा कवर अप करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डेफिनेशंस का रिवीजन आपको करवाऊंगा। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल, बाय बाय।